हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। 30 प्रश्नों में से अगर आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और यूपी टेट एग्जाम 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाला है। अच्छे से पढ़िए, तभी आप यूपी टेट एग्जाम को अच्छे नंबर से पास कर पाएंगे। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोग्यता का विकास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया गया है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 11 वर्ष की आयु में तर्क, जिज्ञासा और जो निरीक्षण शक्ति होता है उसका विकास होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सी वाले को चूज किए वह बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे दिया गया अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो आपका यहाँ पे अभिभावक द्वारा दी गई जो शिक्षा होता है वह आपका क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। जो अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा होती है वह आपका अनौपचारिक शिक्षा है। जो मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा होती है वह भी आपका अनौपचारिक शिक्षा है। जो पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा होती है वह भी आपका अनौपचारिक शिक्षा है। लेकिन जो कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा रहती है वह आपका औपचारिक शिक्षा होता है। जो आपको विद्यालय में मिलती है वह आपका औपचारिक शिक्षा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है, तो सेकेंड वाला नहीं है। तो सेकेंड वाला नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि का। जो आपका यौन परिपक्वता होता है उसमें जो महत्वपूर्ण हाथ रहता है या जो आपका मेन रोल रहता है वह पीयूष ग्रंथि का रहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। लगभग सभी लोग बता लेंगे। तो यहाँ पे जो किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था की आयु सीमा अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार 12 साल से लेकर के 18 साल की होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अस्थायी परिवर्तन रहता है तब तो आपका अधिगम हो जाता है कि आप सीख चुके हैं, लेकिन अस्थायी परिवर्तन दिया गया है तो यह आपका अभिप्रेरणा होगा, मोटिवेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। गोलमैन का संबंध संवेगात्मक बुद्धि से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। व्यवहार में जो अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है या जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह आपका अधिगम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्यालय का असहयोग। अधिगम का देखेंगे यहाँ पे जो पठार होता है मतलब कि सीखने में जो रुकावट होती है वह प्रेरणा के सीमा के कारण होती है, शारीरिक सीमा के कारण होती है, ज्ञान की सीमा के कारण होता है, लेकिन विद्यालय के असहयोग के कारण अधिगम का पठार नहीं होता। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह है व्यवहारवादी के अंतर्गत। तो व्यवहारवादी बी वाले में है, बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना। यह गेस्टाल्ट यहाँ पे सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है।
शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि शिक्षक जब एकाधिकारवादी हो। अगर शिक्षक आपका यहाँ पे एकाधिकारवादी रहेगा तो जो शिक्षण होगा बहुत कम प्रभावशाली रहेगा। जब विद्यार्थी बिल्कुल निष्क्रिय रहेंगे तो जो शिक्षण रहेगा वह कम प्रभावशाली होगा। अगर केवल लिखने पर ही बल दिया जा रहा हो तब भी आपका जो शिक्षण होगा वह बहुत ही कम प्रभावशाली रहेगा। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा, डी वाला आपका राइट आंसर है। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। जो 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए जो अधिगम होता है वह ज्ञान निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है, वह आपका सक्रिय प्रक्रिया होता है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो समस्या समाधान विधि है। जो समस्या समाधान विधि है वह ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहन करती है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि यहाँ पे गर्भाधारण से लेकर के मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है। तो उसको कहा जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान दिया गया सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए यहाँ पे जो विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालकों के प्रकार में अगर कोई धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है तो वह विशिष्ट बालक कहा जाएगा। कोई भी सृजनशील बालक है वह भी आपका विशिष्ट बालक होगा। अगर कोई मान लीजिए शारीरिक रूप से विकलांग है वह भी आपका विशिष्ट बालक ही होगा। जो सामान्य बालक से यहाँ पे अलग होते हैं वही विशिष्ट बालक होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, साधन संपन्न बालक आपका यहाँ पे विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है। डी वाला राइट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो एबीसी में दिया गया वह विशिष्ट बालक के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि वह बच्चे जिनकी मासिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह मंदित बालक होते हैं। वह बच्चे जिनकी जो मानसिक आयु है उनकी जो वास्तविक आयु होती है, वास्तविक आयु से अगर कम हो जा रहा है तो वह मंदित बालक होंगे। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका थर्स्टन हो जाएंगे। थर्स्टन दिया गया डी वाले में, डी वाला राइट आंसर है। प्रक्षेपण विधियां किसके आकलन के लिए उपयोग की जाती हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगर कक्षा 5 का यहाँ पे कोई न्यून दृष्टि वाला बच्चा है, मतलब कम दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या करेंगे, कक्षा में सामान्य रूप से ही उसके साथ व्यवहार करना है, बर्ताव करना है और ऑडियो जो सीडी होती है उसके जरिए उसको सहायता प्रदान करेंगे। तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों की बिल्कुल सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें यहाँ पे विद्यार्थी होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनकी सक्रिय सहभागिता रहे, इसका आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। स्मृति के मापन के लिए प्रत्याहार विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि, 3 का यूज होता है। नहीं पूछा गया तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह हरलाक ने कहा था। हरलाक ने कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो बी वाला राइट आंसर होगा। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास से। बच्चे की जो वृद्धि है वह शारीरिक विकास से संबंधित होती है। तो ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसके लिए होगा सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बीने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक का होता है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा स्तंभाकृति विधि होगा। बी वाला राइट आंसर है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शारीरिक विकास को जो प्रभावित करता है वह वंशानुक्रम, वातावरण और खेल और व्यायाम करते हैं। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके आगे यहाँ पर हिंदी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप यूपी टेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है। यह आपके प्राइमरी के लिए स्टडी गाइड बुक है, पेपर फर्स्ट के लिए। इसमें आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 3000 से ज़्यादा आपको अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और बुक का आप लोग कवर पेज देख सकते हैं। और इस बुक में यूपी टेट एग्जाम का बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम आपको मिलेगा। और नवीनतम पाठ्यक्रम के बाद देखेंगे आपको यहाँ पे विश्लेषण चार्ट भी इस बुक में आपको दिया गया है। उसके बाद देखेंगे आपको विषय सूची मिलेगी। विषय सूची में देखेंगे आपके यूपी टेट एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वह आपके लगे हुए हैं, बिल्कुल सॉल्व रहेंगे। एक एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन किया रहेगा और इसमें सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। थ्योरी में मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन किया रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे जैसे आपका बाल विकास शिक्षण विधि है, उसके बाद हिंदी है, हिंदी के बाद देखेंगे इंग्लिश दिया गया है, गणित दिया गया है और आपके यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन दिया गया है। और इस बुक में आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद आप लोग देखेंगे तो इसमें आंसर शीट मिल जाएगी। आंसर शीट के बाद देखेंगे यहाँ पे एक एक प्रश्न का काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, थ्योरी में दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। और इस बुक को आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो बुक का कवर पेज बुक स्टोर पर दिखा करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इन बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन की यूपी टेट एग्जाम के लिए स्टडी गाइड बुक आती है, उसी के साथ साथ देखेंगे चक्षु पब्लिकेशन का यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। और यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट वाइज बुक यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे बुक आती हैं। तो इनको लेकर के अपनी तैयारी को और भी आप लोग अच्छी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें देखेंगे जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है उसमें आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्ति काल है, लेकिन संयुक्त काल नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट के अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल हसन। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की यहाँ पे जो भाषा है वह हो जाएगा ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। आविर्भाव का समानार्थी क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको अनामिका कहा जाता है। कनिष्ठिका और जो मध्यमा के बीच की अंगुली है उसको अनामिका कहा जाता है। डी में वर्तनी शुद्ध रूप से है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। चंद्रिका का पर्याय बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कौमुदी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। देहधारी शब्द किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव का। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कोष और कोष दिया गया शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पहला कोष दिया गया वह खजाना होगा, जो दूसरा दिया गया जैसे शब्द कोष होता है तो वह शब्द का संग्रह है। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न की मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके पास जो कुछ था वह खो गया। तो यह मिश्र वाक्य है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया वाह वाह में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर है। अगला कि इनमें से कौन विकारी शब्द नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो विकारी शब्द है वह संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया यह आपके क्या है विकारी शब्द हैं, लेकिन विलोम विकारी शब्द नहीं है, तो सी वाला राइट आंसर है। अभिमानी का विलोम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा
निराभिमानी हो जाएगा, तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विलोम शब्द युग्म आपको बताना है, वो भी असंगत बताना है, गलत वाला बताना है। घात का विलोम प्रतिघात होता है, सही है। प्रसारण का यहाँ पे संकुचन हो जाएगा, यह भी सही है। खग का मृग यहाँ पे विलोम हो जाएगा, यह भी सही है। शाश्वत का मतलब लगातार होता है, सदैव का भी मतलब हमेशा होता है, तो यह क्या है, गलत विलोम शब्द युग्म है, तो यही आपका राइट आंसर होगा सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे है कि सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर वस्तु में और गुण का होना, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताएं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वप्रिय होना। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, सर्वप्रिय होना, बी वाला राइट आंसर है। आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रिविलेज है और इसका हिंदी अनुवाद पूछ लिया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विशेषाधिकार, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। पूर्वाभ्यास को अंग्रेजी में कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको रिहर्सल बोला जाता है, रिहर्सल बी में है, बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी हिंदी में देखेंगे भोजपुरी मगही मैथिली आता है, अवधि नहीं आएगा, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। तक शब्द किस वर्ग का है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह निपात है, तक आपका निपात हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आसन्न भूत है, ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है, भारतीय शब्द का जो बहुवचन होता है वह भारतीयों होता है, भारतीयों जो शुद्ध रूप से लिखा गया है वह ए में लिखा गया है, ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि अभी तभी व्याकरण की दृष्टि से है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय है, अभी तभी आपका अव्यय है, सी वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, यहाँ पर देखेंगे भाववाच्य है, भाव के अनुसार क्रिया लगी है, तो डी वाला राइट आंसर है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आचार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वहाँ पे स्त्रीलिंग होता है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध हो वहाँ पे स्त्रीलिंग होता है, बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे कि अपादान कारक किस वाक्य में है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते जब गिर रहे हैं वृक्ष से तो वह अलग हो जा रहे हैं, से का प्रयोग अलग होने के लिए किया गया है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पुलिस की लापरवाही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया पशुता शब्द उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का, ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास में जो सीडीपी के 30 प्रश्न और हिंदी के 30 प्रश्न कराए गए हैं, टोटल 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।